शहरों का नाम बदलना, अलीगढ़ का नाम कुछ बदल रहे हैं। अभी मैं आपको बिहार के बख्तियारपुर की चर्चा करूँ जी, वो नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा आती है कि बख्तियार खिलजी ने इसको लूटा। सिर्फ इसलिए इसको इतिहास में ये लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं क्योंकि बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था, जबकि हकीकत यह है कि बख्तियार खिलजी कभी नालंदा गया ही नहीं, कभी वो पहुँचे ही नहीं, उनका दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन इस चीज़ को प्रोपेगेंडा किया जाता है हिंदू मुसलमान करने के लिए। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बोल दिया कि हाँ बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए, कि भाई एक लुटेरे के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन क्यों होगा। तो मेरा ये कहना है कि इतिहास भावनाओं से नहीं चलता, इतिहास भावनाओं से नहीं तथ्यों से चलता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं एस सफर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक बहुत चर्चा गर्म चल रही है इतिहास को लेकर के। कोई लोग बोलते हैं, आरोप लगाते हैं कि सामने वाली पार्टी को जो है इतिहास का पता नहीं है। वो बोलते हैं नहीं, इतिहास यही है, इसको मुगलों ने लिखा है, उसको बदलना है। इसी दौरान जो है कुछ सालों के अंदर में कई नाम बदले गए, उसको लेकर के चर्चाएँ रही। तो क्या सचमुच इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है इतिहास में? ये एक सवाल उठता है जो हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे, और मैं इसलिए आपके पास में, आपके साथ में जो है आज एक मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ छोटी सी, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आखिर मसला क्या है और क्या सचमुच इतिहास बदल जाता है या आपकी तहज़ीब जो संस्कृति कहते हैं वो बदल जाती है। इस सब चीज़ों को लेकर के हमारे साथ में है आज हिस्ट्री के और जाने माने एक विशेषज्ञ माने जाते हैं हमारे साथ जो है कुमार परवेज़ माले के नेता हैं आप, और मीडिया प्रभारी हैं माले के, और हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि हिस्ट्री के जानकार हैं और एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो हम इनसे इन सब चीज़ों के ऊपर में चर्चा करते हैं, छोटे छोटे सवाल लेंगे ताकि आपके सामने जो है शायद आपको कुछ जवाब मिल सके। जो हालात हैं उन सब चीज़ों को आपके सामने हम रख सकें। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कुमार भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फोर्स में। सबसे पहले शुक्रिया। आप ये बताइए, सबसे पहला सवाल मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आप हिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं इतिहास के, और ये अभी एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है, लोगों के मन में बहुत द्वंद्व है कि जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं शहरों के, और जो एक दूसरे पर आरोप लगाया जाता है कि उनको हिस्ट्री पता नहीं या हिस्ट्री बदल दी गई है। और ये हमेशा से आरोप लगता आया है कि अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ ने बदल दिया, मुग़ल आए तो मुग़ल ने बदल दिया, और हर सरकार जो बदलती रही है उस पर ये आरोप लगता रहा है। तो क्या इसका सचमुच फ़र्क पड़ता है हिस्ट्री में? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज़ादी के बाद जो हमारा इतिहास लेखन लिखा गया, हमारे इतिहासकारों ने लिखा, तो इतिहास लेखन के कुछ मानक मूलभूत चीज़ें हैं। जैसे आपको सोर्स चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो इतिहास लेखन में सबसे मायने रखती है वो सोर्स का महत्व होता है। उसके बिना कोई हिस्टोरियन, कोई इतिहासकार एक कलम भी नहीं चला सकता। तो यह मान्यता, यह परंपरा आज़ादी के बाद हमारे देश में स्थापित हुई। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि यह जो मूलभूत चीज़ है इतिहास लेखन का, जो सोर्स पे आधारित, इसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। और जब आप इतिहास लिखते हैं तो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के अपने नियम होते हैं, अपने उसूल होते हैं, और उन उसूलों से काट कर जब इतिहास को आप राजनीति बना देते हैं, जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस मामले में है कि इसके ज़रिए हम अतीत की चीज़ों की गलत व्याख्या करके, खास करके मैं नाम लेकर के बोलूँगा कि भाजपा और आरएसएस के लोग इस काम को कर रहे हैं, और ये बहुत ही ख़तरनाक है। जैसा कि आपने कहा, शहरों का नाम बदलना, अलीगढ़ का नाम कुछ बदल रहे हैं। अभी मैं आपको बिहार के बख्तियारपुर की चर्चा करूँ जी, वो नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा आती है कि बख्तियार खिलजी ने इसको लूटा। सिर्फ इसलिए इसको इतिहास में ये लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं क्योंकि बख्तियार खिलजी एक मुसलमान था,
जबकि हकीकत यह है कि बख्तियार खिलजी कभी नालंदा गया ही नहीं, अच्छा, कभी वो पहुँचे ही नहीं, अच्छा, उनका दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन इस चीज़ को प्रोपेगेंडा किया जाता है हिंदू मुसलमान करने के लिए। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बोल दिया कि हाँ बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए, कि भाई एक लुटेरे के नाम पर बख्तियारपुर स्टेशन क्यों होगा। तो मेरा ये कहना है कि इतिहास भावनाओं से नहीं चलता, इतिहास भावनाओं से नहीं तथ्यों से चलता है। ये तो हर दौर में होता रहा है और ये आरोप लगता रहा है कि मुग़ल आए तो मुग़ल ने बदला, अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ ने बदला, तो ये भी बदल रहे हैं। देखिए, हम जिस आधुनिक इतिहास लेखन की बात कर रहे हैं, यह सही बात है कि जब मुग़ल आए तो आपको तो सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि यहाँ इस्लाम के आने के बाद भी यही सच्चाई है। अब इसको आप दूसरे रूप में नरेट भले करें, वो आपकी समझदारी है, लेकिन जो इतिहास लेखन की मान्य परंपरा है वह इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ, तुर्कों के साथ भारत में आई। उसके पहले हम लोग जो मानते हैं कि राज तरंगणी, कल्हण की जो राज तरंगणी है, उसमें इतिहास लेखन होता क्या है। यदि आप तिथियों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे इतिहास में उसको इस्टेब्लिश करेंगे, कब घटना कब हुई नहीं हुई। तो ये कल्हण की राज तरंगणी में पहली बार, इस्लाम के आने के पहली बार वो मिलता है तिथि का उल्लेख। लेकिन तुर्क जब आए, इस्लाम जब आया, तो उनकी एक खासियत यह थी कि वो तिथियों के साथ, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि उसके बिना हम राजवंश को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, कौन राजवंश कब आया, कौन राजवंश कब नहीं आया। तो उनके भीतर इतिहास लेखन की परंपरा थी, ट्रेडिशन था, और उन्होंने ज़बरदस्त इतिहास लिखा। अब मैं बोलूँगा कि दारा शिकोह जो औरंगज़ेब के भाई थे, दुर्भाग्य से औरंगज़ेब ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन दारा शिकोह बहुत बड़ा विद्वान था। वो महाभारत का अनुवाद कर रहा था, इसका भी क्या, वेदों का अनुवाद कर रहा था, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो तो इसी देश के कल्चर को, इस देश की सभ्यता को, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। जरूर उस समय शासक मुसलमान थे, तो शासक होने के नाते उन्होंने दमन अत्याचार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हर चीज़ को धर्म से जोड़ देना जो आज हो रहा है, आज ये भाजपा आरएसएस वाले लोग कर रहे हैं, हर चीज़ को धर्म से जोड़ देना कि वो मुसलमान थे इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वैसा हुआ, या कहीं से वैज्ञानिक चिंतनधारा नहीं है। यह लोगों के दिमाग को हिंदूवादी बनाने का तरीका है। नहीं, जैसे आप मानते हैं कि दमन हुआ उस सरकार में, मुग़ल के दौर में काफ़ी दमन हुआ। शासक और राजा तो हमेशा दमन करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शासकों का दमन हमेशा रहता है, लूट मार हमेशा रहती है। तो वह जो तो डेमोक्रेसी में भी तो हो रहा है ना अभी। वो तो अब तो उस समय तो डेमोक्रेसी नहीं था, राजतंत्र था, खलीफा था, तानाशाही थी। लेकिन आज तो डेमोक्रेसी होते हुए भी हम देख रहे हैं कि दमन और अत्याचार उतनी ही तेज गति से, अबाध गति से चल रही है। तो ये अलग प्रसंग है। अच्छा, ये चीज़ तो यदि औरंगज़ेब ने कोई हमला किया और इस पर ये कहा जाता है कि हिंदुओं पर उन्होंने ज़्यादा अत्याचार, जजिया लगाया था, अकबर ने हटाया भी तो था, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। अब कहा जा रहा है कि राणा प्रताप और अकबर में कभी लड़ाई ही नहीं हुई थी। पढ़ाया जाता है कि अकबर के तो वंशज आपको पढ़ाए जाते हैं, राणा प्रताप के वंशज नहीं पढ़ाए जाते। तो ये झूठ है भाई। बाबर को भारत में बुलाने वाले राणा सांगा थे, तथ्य है इसका। अब आप इन तथ्यों को खत्म कर दें और कहें कि नहीं, अभी तक का जो हमें इतिहास पढ़ाया गया झूठ था। अब सही इतिहास यह है कि राणा सांगा तो कभी हारे ही नहीं, राणा प्रताप हारे ही नहीं, क्योंकि वो राजपूत हैं, वो हिंदू हैं। तो अब आप उठा करके देख लीजिएगा कि शिवाजी की जो सेना थी, उसके सेनापति कौन थे? उसके सेनापति मुसलमान थे। वैसे ही मुसलमान शासक जो थे, मान सिंह कौन था? अकबर के सबसे बड़े मनसबदार थे। तो इस सच को आप झुठला देना चाहते हैं, तथ्य को ही झुठला देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास झुठलाने के लिए तथ्य को ही झुठलाना पड़ेगा। इसलिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। जैसे सावरकर वाला मामला, ये अब उन्होंने झूठ बोल दिया कि सावरकर ने तो गांधी जी के कहने पे माफ़ी मांगी थी। अब गांधी जी 1917 में भारत आए और उसके पहले 6 बार सावरकर माफ़ी मांग चुके हैं। 1920 के बाद वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इन संघियों का जो है माइंड सेट, इनका तो अपना कोई आज़ादी के आंदोलन में इतिहास रहा नहीं है, विश्वासघात का ही रहा है। तो ये चाहते हैं कि झूठ बोल करके हम, उस समय तो उन्होंने गद्दारी की, विश्वासघात किया, तो अब सोचते हैं कि हम जब सरकार में आ गए हैं, सत्ता में आ गए हैं, तो उस गलती को हम ठीक कर दें।
हाँ, और अपने लोगों को घुसा दें, फिट कर दें, उनको स्वतंत्रता सेनानी बना दें, तो उनके चाहने से थोड़ा हो जाएगा। वो कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं इस बात की, लेकिन इतिहासकार इस बात को जानते हैं। आप रोमिला थापर को देख लीजिए, इरफान हबीब को देख लीजिए, सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि जो डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री का, ये मानसिकता को ये लोग ख़त्म कर देना चाहते हैं, हिंदू बना देना चाहते हैं, आदमी नहीं बनाना चाहते हैं, इंसान नहीं बनाना चाहते हैं। और हिंदू में भी ऊंच नीच, भेदभाव, ब्राह्मण दलित, ये सब चीज़ें हैं। मनुवाद है असल में उनका। वो संविधान को भी ख़त्म कर देंगे और कहेंगे कि मनुवाद ही संविधान है, यही अल्टीमेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हमें लगता है कि आज़ादी के बाद हम लोगों ने जो डेवलप किया है, जो निर्माण हुआ है, तो एक चेतना हम लोग की बनी है। भारत की चेतना ही गंगा जमुनी तहजीब की चेतना है, हिंदू मुस्लिम कल्चर की चेतना एक साथ डेवलप हुई है। तो ये शहरों का कुछ नाम बदल करके ऊपरी चीज़ें हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए कि बदलने से ये कई लोग बोलते हैं कि तहजीब पे फ़र्क पड़ता है, आपके संस्कृति पे फ़र्क पड़ता है, आपका नामो निशान मिटाने पे फ़र्क पड़ता है, ये ऐसा कहा जाता है। कई बार हम सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के लोग कमेंट्स और चीज़ें देखते हैं। तो आप एज ए इतिहासकार मुझे बताएं, क्योंकि तो क्या ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि बदला गया था? अगर बदलना इतिहास है, बदलना है तो ये भी तो इतिहास है। एक खतरा तो इसमें बिल्कुल है। जैसे मैंने वही कहा कि आधुनिक काल में इतिहास लेखन की मान्य परंपरा विकसित हुई। इसके पहले बहुत मान्य परंपरा, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच, ये सारी चीज़ें नहीं थी। ये सच है। अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने भारत को अपने दृष्टिकोण से देखा कि यहाँ के लोगों को कभी गवर्न करने नहीं आता है, रूल करने नहीं आता है, तो हम पैक्स ब्रिटेनिका, हम भारत को शिक्षित कर रहे हैं, लोकतंत्र ला रहे हैं, और इतना आतंक उन लोगों ने मचाया, आप देख सकते हैं। मेरा ये कहना है कि ये शहरों का नाम बदलने से निश्चित तौर पर जो अभी तक का जो हमारे समाज का ताना बाना बना हुआ है, कंपोजिट कल्चर जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसमें हिंदू मुसलमान एक साथ रहते आए हैं। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में अजीमुल्ला खां उसके मस्तिष्क थे, कुंवर सिंह के साथ या और भी लोगों के साथ हिंदू और मुसलमानों ने सब ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी, अद्भुत लड़ाई लड़ी थी। और उस हिंदू मुस्लिम एकता से ब्रिटिशर्स काफ़ी डरे थे, और उसी के बाद वो फूट डालो और राज करो की नीति लेकर के आए। कभी मुसलमानों को प्रोत्साहित करते थे, कभी हिंदुओं को प्रोत्साहित करते थे, कुछ सांप्रदायिक नेता पैदा कर दिए और टू नेशन थ्योरी उन्होंने प्लेस कर दिया कि हिंदू तो भाई अलग हैं, मुसलमान भी अलग हैं। यह अंग्रेजों की बहुत सोची समझी चाल थी। लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय आंदोलन इतना मजबूत था, गांधी जी थे, भगत सिंह थे, अम्बेडकर थे, नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम थे, हाँ, अब्दुल गफ्फार खान थे, ये सारे के सारे लोग थे। हाँ, जब बंटवारा भी हुआ, अंततः देश को विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ी, लेकिन जब विभाजन भी हुआ तो गांधी जी ने क्या कहा कि नहीं, मुसलमान जो यहाँ रहना चाहते हैं यहाँ रहेंगे, उनको यहाँ रहना चाहिए। और इसके लिए गांधी जी ने शहादत दी, और उनको मारने वाले यही लोग थे। तो ये तो पूरा विभाजन ही गलत था, देश का विभाजन ही गलत था जिस तरीके से हुआ। लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों की नीतियाँ थी, जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई लगा करके अपनी रोटी सेकने की कोशिश की। तो यदि हमारा आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन इतना ही कमज़ोर होता, हिंदू और मुसलमान में विभक्त होता, तो आज़ाद भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं बनता। लेकिन हमारा देश एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखता है। पहले कंगना रनौत का, उससे पहले ने बोला कि 99 ईयर्स की लीज पे आज़ादी मिली है। तो क्या ये सब एक है नज़रिए से आप देख रहे हैं, या बिल्कुल ये अलग अलग व्यक्तिगत बयान है? व्यक्तिगत बयान ये बिल्कुल नहीं है, इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। यदि देश की सरकार पद्मश्री का अवार्ड देती है, और जिनको पद्मश्री का अवार्ड मिला, जिस संविधान की कसम खा करके और तिरंगे की कसम खा करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद पे पहुँचे, वही अवार्ड दे रहे हैं, और वह व्यक्ति कहे कि 1947 में जो आज़ादी थी झूठी थी, अब असली आज़ादी आई है, तो अभी तक उनका अवार्ड वापस क्यों नहीं हुआ? इसका साफ मतलब है कि ऐसे बयान जो दिए जा रहे हैं, उनको सत्ता का, भाजपा का, आरएसएस का समर्थन है। खुल करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर तरह से उनका समर्थन है, और इस बात को स्थापित करना चाहते हैं कि 1947 वाली आज़ादी झूठी थी। अब जो आज़ादी का मतलब क्या है? अब तो अभी देख रहे हैं आज़ादी का ही मतलब है कि किसान 1 साल तक आंदोलन करते रहे, तब जा कर के पीछे हटे। तो अभी तो आज़ादी जो हम लोग को हासिल भी हुआ था, जो स्वतंत्रता, लोकतंत्र बोलने की आज़ादी मिली थी, तो आज तो सब छिन रही है, सब खत्म हो रही है। लेकिन कह रहे हैं कि अब असली आज़ादी आई है। तो
आज़ादी के पूरे मतलब नेचर को इन लोगों ने सिमटा दिया है, ख़त्म कर दिया, करटेल कर दिया है ना। लगातार मतलब लोकतंत्र विरोध की आवाज़ें को कमज़ोर किया जा रहा है और इसको वो कह रहे हैं कि ये नई किस्म की आज़ादी है। आज़ादी है कि तानाशाही है? अगर 2 लाइन में अगर मैं पूछूं, आप किस तरह से इस तरह की चीज़ों को इतिहास में कैसे दर्ज किया जाए या इससे कैसे बचें? सिर्फ बचना यही है कि हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग अपना दिमाग लगाएं। कोई भेज दिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर कोई मैसेज, उसको आंख मूंद करके फॉरवर्ड न करने लगे। ये काम हम लोग करें। दिमाग हम लोग के पास, हम लोग इंसान हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं। ठहर करके सोचें कि हमारे पास कोई जो मैसेज आ रहा है या हमको जो बात बताई जा रही है कितना सही है, कितना गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे कुमार परवेज़। इन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया। इवन बहुत सारी चीज़ें खुद उन्होंने बताई कि किस तरह से आप बच सकते हैं और इतिहास कितना ख़तरनाक भी हो सकता है। जिस तरह से इन्होंने खतरा बताया इतिहास की चीज़ों को लेकर के और अवेयर भी किया हमारे दर्शकों को। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एस एस सत्थर, पटना। शुक्रिया।